बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने एसआईआर मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर बयान दिया है और पाया है कि इसमें कई प्रोसेस में कमियां हैं। पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कई कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। तालुका और ब्लॉक लेवल पर जिस तरह काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा। उन्होंने ओडिशा का जिक्र करते हुए बताया कि एसआईआर 2 से 3 महीने में शुरू होने वाला है। सांसद ने चेतावनी दी कि इससे एलिजिबल वोटर्स गलती से हट सकते हैं। ये बयान चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक कमियों पर बहस तेज कर सकता है। पात्रा ने सुधार की मांग की है ताकि मतदाता सूची सटीक बने। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना वक्तव्य रखा है एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आइडेंटिफाई किया है कि कई सारे प्रोसीड्यूरल लैप्सेस हैं, जैसे कि ब्लॉक लेवल पे, तालुक लेवल पे जिस तरह का काम होना चाहिए बीएलओस के माध्यम से, वो उचित तरह से नहीं हो रहा है। तमिलनाडु के मैटर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ व्यूज रखी हैं। ओडिशा में भी 2-3 महीने के अंदर एसआईआर शुरू होने जा रहा है। तो हम लोग भी चिंतित हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें जो एलिजिबल वोटर्स हैं, कहीं उनका जो वोटर जो वैलिडिटी है उसको कहीं डिलीट ना कर दिया जाए, कहीं उनको हटा ना दिया जाए। अगर वास्तविकता में कुछ गलतियां हैं जरूर सुधारना चाहिए, बट जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी नोट किया है कि कुछ ना कुछ तो प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज हो रही हैं एसआईआर में, जिसको कि उचित तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ठीक करना चाहिए। तो जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक आप भले ही बहुत सारे एसआईआर कर लें, मगर बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स अगर अपने हक से वंचित रह जाएंगे वोटिंग से, तो क्या ये गणतंत्र के लिए शुभंकर होगा? ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने नए यूजीसी रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई नियम साफ नहीं है, पूरी तरह डिफाइन नहीं है और क्लैरिटी की कमी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। भगत ने जोर दिया कि हमारा संविधान बराबरी के अधिकार की गारंटी देता है, ये साफ तौर पर भेदभाव को रोकता है। उन्होंने इन नियमों को आरक्षण और शिक्षा के समान अवसरों से जोड़ा। ये बयान छात्र आंदोलनों और विपक्ष की मांगों को मजबूती देता है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक अधिकारों की रक्षा पर बल दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिक्षा नीति में सुधार की उम्मीद जगाता है। भगत ने सभी हितधारकों से संयम बरतने को कहा। देखिए, 2 बातें हैं। नियम, अगर आप कोई भी नियम फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अस्पष्टता के साथ पूरी डिफाइन नहीं किए हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करती है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन मैं इसलिए कहा कि वो भी बहुत क्लियर का डिफाइन नहीं है। दूसरी बात, स्टैंडिंग कमी ने एक बात कही थी कि कोई अगर उसका मिसयूज करता है, कि कोई गलत अगर इन्फॉर्म करता है, गलत तरीके से कंप्लेन करता है, तो उसको भी दंड का भागी बनाने का प्रधान स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंड किए थे, जो कि इसमें हटा दिए गए थे। इसलिए हमने कहा कि अगर बहुत स्पष्टता के साथ आप चीजों को नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने कही थी, रोहित वेमुला के बाद जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो चीजें आई थी, डिस्क्रिमिनेशन की बातें आई थी, तो सरकार ने, मुझे लगता है कि लाचारी में ये कदम उठाए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में खेल सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और खेलो इंडिया स्कीम के तहत यहां बड़ी संख्या में एथलीटों के लिए सुविधाएं मौजूद हैं। ठाकुर ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक ट्रैक इंडोर स्टेडियम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अच्छे जिम की मांग थी, जो पिछले साल पूरी हुई। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से नया जिम बनाया गया है। सांसद ने युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया। ये पहल हमीरपुर के खेल विकास को नई गति देगी। ठाकुर ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही हैं। हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई की खेलो इंडिया स्कीम और बाकी योजनाओं के अंतर्गत जो हमारे यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी आते हैं, उनके लिए एथलेटिक ट्रैक भी है, इंडोर स्टेडियम भी है, बाकी सुविधाएं भी यहाँ पर दी। लेकिन लंबे समय से एक मांग थी, पिछले 1 साल से, एक बढ़िया जिम यहाँ पे बना के दिया जाए। तो उनकी जो लंबे समय की मांग को आज पूरा किया गया है। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से ये जिम यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। इसके लिए हम ICICI फाउंडेशन का भी बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारी इस मांग को माना भी और इसको लागू करवाया भी। इसके लिए
विशाल ठाकुर जी, गौरव जी, शर्मा जी, हम इन सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा शासित राज्यों में कश्मीरी युवाओं के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जहां भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहां कश्मीरी युवाओं को पीटा जा रहा है। राजपूत ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और नारे लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि चाहे वो लखनऊ में हो या उत्तराखंड में, कांग्रेस नेता ने इसे कश्मीरी छात्रों के खिलाफ व्यवस्थित उत्पीड़न बताया। ये बयान राष्ट्रीय एकता और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर बहस छेड़ सकता है। राजपूत ने केंद्र और राज्य सरकारों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की छवि खराब करती हैं। कांग्रेस ने प्रभावित छात्रों का समर्थन करने का ऐलान किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां वहां कश्मीरी युवकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे उत्तराखंड हो। और उत्तराखंड में पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को जो है जिस तरीके से मार दिया गया, उन बच्चों को मार दिया गया। उड़ीसा में जहां भाजपा की सरकार है, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी कह करके जान से मार दिया गया। ये सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां हिंदू मुसलमान करने के नाम पर, वहां वहां जो है मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने के नाम पर, मजारों पर झंडे टांगने के नाम पर देश की नागरिक एकता को ये लोग चुनौती दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे जिस तरीके से कश्मीरियों को, पूर्वोत्तर राज्य भाषियों को और बांग्ला भाषियों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए और ऐसी सरकारों को बर्खास्त कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे का स्वागत करते हुए शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने मनमाने ढंग से काम किया है। शाइना ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का मकसद शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना और सबको साथ लेकर चलना था। इसी तरह इक्विटीज कमेटी ने पहली बार महिलाओं को लीडरशिप रोल और मौके दिए हैं। शिवसेना नेता ने इन नियमों को समावेशी बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुलन बनेगा। ये बयान शिक्षा नीति विवाद में सरकार के रुख को मजबूत करता है। सभी पक्षों ने अब कोर्ट के निर्देशों का इंतजार करने का संकेत दिया है। देखिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी मनमानी की है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स जो है, जहां मैंडेटरी रहा कि कोई भी कंप्लेंट आए तो कैसे इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें। इक्विटीज कमेटी को लेके जो आदरणीय कोर्ट्स ने कहा है, यहाँ पहली बार महिलाओं को नेतृत्व या मौका मिला है, जहां दिव्यांगों को मौका मिला है, तो वो भी तो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज के प्रति सिर्फ संवेदनशीलता प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। आज के दिन में आप देखें तो महिला जो 50% आबादी है, उनको भी एक मौका देना चाहिए। और एक हेल्पलाइन भी है 24/7, जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है कि जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, पेनल्टीज, जहां कोई भी नॉन कंप्लायंस हो, तो यूजीसी हर एक दृष्टि से ट्रैक करेंगे। लेकिन आदरणीय कोर्ट के आदेश के अनुसार मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए की सरकार सोच समझ के ये निर्णय लिएंगे। और ये भी जानना जरूरी है कि जब ये कमेटी बनी तो हर एक पार्टी के नेतृत्व इस कमेटी में थे, तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहीं भी मनमानी की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आगामी बजट पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि देश का बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बजट लगातार प्रोग्रेसिव रहा है। सरावगी ने कहा कि 2014 से ग्रोथ पर ध्यान दिया जा रहा है। इसे लोगों के हित में पेश किया गया है। उन्होंने पिछले बजटों की सफलता का जिक्र किया जो विकास और कल्याण पर केंद्रित रहे। ये बयान बजट सत्र से पहले भाजपा की आशावादी रणनीति दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने जनता से अपेक्षाएं पूरी करने का भरोसा दिलाया। विपक्ष के आलोचनाओं के बीच सरावगी ने विकासोन्मुखी बजट का वादा किया। 1 फरवरी को देश का बजट आने वाला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार देश का बजट उत्साहवर्धक बजट आता है। देश के लोगों के हित के लिए आता है। देश में समाज के सभी वर्गों के और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए बजट आता है। तो हम लोग आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 1 फरवरी को देश का जो बजट आने वाला है वह निश्चित रूप से देश को 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है, उस आत्मनिर्भर बनाने में ये और एक कदम
आगे होगा। और हम लोगों ने भी उस बजट को प्रचार प्रसार के लिए आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संगठन के माध्यम से भी बड़ी व्यवस्था की है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अजित पवार की मौत की जांच की मांग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी मौत हुई वह बहुत दुखद है। झा ने शरद पवार के बयान का हवाला देते हुए कहा कि शरद पवार ने स्पष्ट बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों से शोक के समय संयम बरतने की अपील की। ये बयान प्लेन क्रैश विवाद को शांत करने की कोशिश है। शरद पवार ने इसे शुद्ध दुर्घटना बताया था। जेडीयू नेता ने राजनीतिकरण रोकने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में शोक की लहर बनी हुई है। देखिए, बहुत दुखद है उनका जो डेथ हुआ है जिस तरीके से, और ऑलरेडी जांच ऑन हो गया है। और मुझे लगता है इतना ऊंची राजनीति करना सब चीजों ना बिलो बेल्ट जाकर मैंने शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने स्पष्ट कहा है इस चीज को लेकर कि इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुखा तो इसी तरह की राजनीति करते रहे और हम लोग की पूरी वेदना उनके परिवार को। और लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो चार्टर प्लेन का जरूर एक एसओपी होना चाहिए, जो किस तरह से ये प्लेन हायर होता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है, कैसे ये चलता है, रनवे पर क्या स्थिति रहती है। जो रिपोर्ट देखे हैं वहाँ पे किसी का सिस्टम भी नहीं, जैसे होता भी नहीं उस सब जगह। ये एक मैकेनिज्म जरूर एसओपी पर हम लोग को लगता है चर्चा करें। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पक्के पुनर्वास को मंजूरी दी। इस फैसले पर मंत्री अनिल राजभर ने भूरी भूरी प्रशंसा की। राजभर ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। देखिए, यह एक बहुत जरूरी फैसला है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों को मौके दे रही है। मंत्री ने कहा कि इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यह कदम विस्थापित परिवारों को स्थायी आवास और सुरक्षा प्रदान करेगा। राजभर ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की मांग की। यह फैसला सामाजिक न्याय और पुनर्वास नीति को मजबूत करता है। सभी दलों ने इसका स्वागत किया है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश के अंदर ये फैसला होना चाहिए। और आप याद करिए उस जमाने को जब डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को पत्र लिखा और ये कहा था कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक बड़े पैमाने पर हिंदू वर्ग के लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा है और वो लोग पलायन करके भारत में आ रहे हैं, उनको हमें नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं और बहुत कड़े मानक बना दिए और उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी कि इस समय के बाद कोई आएगा तो हम उसको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे, हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला किया, उसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो ऐसे लोगों को मौका दे रही है, इसका जितना भी स्वागत करें उतना कम है। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय प्री बजट मीटिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की ओर से प्री बजट मीटिंग बुलाई तो पंजाब ने एक मेमोरेंडम दिया। चीमा ने बताया कि मेमोरेंडम में राज्य के लिए बजट में क्या शामिल किया जाना चाहिए, यह स्पष्ट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के कारण पंजाब को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। मंत्री ने केंद्र से विशेष सहायता की मांग की। यह बयान सीमा राज्य की आर्थिक चुनौतियों को उजागर करता है। पंजाब सरकार ने बजट में सुरक्षा और विकास पर जोर देने की अपेक्षा जताई। चीमा ने कहा कि तनाव से प्रभावित किसानों और व्यापारियों को राहत जरूरी है। देखिए, जब मैडम निर्मला सीतारमण जी ने सेंट्रल सरकार की तरफ से प्री बजट की मीटिंग बुलाई थी तो मैंने वहाँ के पंजाब की तरफ से एक मेमोरेंडम सबमिट किया था कि पंजाब को क्या क्या इस बजट में होना चाहिए। रिसेंटली जब पाकिस्तान और भारत के बीच एक टेंशन पैदा हुई थी तो पंजाब का बहुत वित्तीय नुकसान हुआ और उसके तुरंत बाद जो है पंजाब में बड़े स्तर पर बाढ़ आई तो लाखों किसानों की फसल तबाह हो गई। बहुत सारे हमारे जो गरीब लोग थे वो बेघर हो गए। उसके लिए पंजाब सरकार तो लगी हुई है, पर
सेंटर सरकार ने उसके लिए कुछ भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे ऑनरेबल पीएम साहब आए थे, 1600 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करके गए थे, उसमें से 1 रुपया तक नहीं आया। हमारी मांग थी कि 20,000 करोड़ रुपया हमें तुरंत जारी किया जाए। इसके अलावा GST 1 और 2 आए, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स की थ्योरी सेंटर सरकार की थी, भारतीय जनता पार्टी थी। उसके साथ स्टेटों का बहुत ज्यादा इकोनॉमी का जो है नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई के लिए भी हमने मेमोरेंडम दिया था कि जो पहले GST 1 आया था, उसके GST 1 आने के साथ 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान पंजाब का हुआ, तो अब GST 2 आ रहा है, तो इससे 6,000 करोड़ रुपए पर एनुअली जो नुकसान पंजाब का हो रहा है, तो उसकी भी भरपाई जो है सेंट्रल सरकार को कंपनसेशन सेस के रूप में करनी चाहिए, ताकि पंजाब की इकोनॉमी जो है स्थिर रहे। इसके लिए ये हमने डिमांड की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।